हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं फीमेल के अंदर। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वाई जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ ओवा है वो एक लिमिटेड एज तक ही हो पाती है, जिसको हम मेनोपॉज भी बोलते हैं। देन प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेप्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो हेल्थ क्या क्या होती है, आप बेसिकली क्या बोलोगे कि हेल्थी, एक जो हेल्दी पर्सन है उसके बारे में आप क्या पॉइंट बताओगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो क्या आप उसे हेल्दी कहोगे? सो द आंसर इज़ नो। आप हेल्दी तभी कहोगे जब वो बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भी फुलफ़िल करता हो। अकॉर्डिंग टू WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक इंसान को, एक पर्सन को तभी हेल्दी कह सकते हैं जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली और बिहेवियरली फिट हो, तभी हम उसको हेल्दी कह सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। ठीक है, सो देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू WHO, कुछ एब्रीविएशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस चैप्टर से भी काफ़ी एब्रीविएशंस जो है वो डायरेक्टली एज इट इज़ आपसे पूछ ली जाती हैं। लाइक WHO हो गया, ठीक है, CDRI हो गया, ठीक है, उसके अलावा एड्स और भी है, HIV है आपका, इस तरीके से ये सब आपको ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स में एक टोटल वेलबींग होना चाहिए। और वो कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे? दे आर फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। क्लियर है? देन कुछ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो सबसे पहले देखा जाए तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। ठीक है, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर रहा है, और आपको पता है कि जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, जितना नेचर को एक्सप्लोड किया जाएगा, जो मदर नेचर है उसको एक्सप्लोड जितना हम करेंगे, सो नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, बीमारियां बढ़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा जो लड़ाइयाँ वगैरह हैं वो भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा होंगी अगर मदर नेचर के साथ छेड़खानी की गई है तो। सो इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज़, जो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग शुरुआत की गई थी, उनमें से इंडिया जो था वो भी एक था। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स हैं उनको रिलीज़ करने वाला, उनको इनिशिएट करने वाला इंडिया भी एक कंट्री था उनमें से। देन उन प्लान्स को बाद में कहा गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जो कि इनिशिएट हुए थे 1951 में। ये इम्पोर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो कब इनिशिएट हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे? 1951 में। और इंडिया जो था उनमें से एक कंट्री था जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएट करने में हेल्प की थी। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, हमें देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो जनरल हेल्थ का एक क्रूशियल पार्ट बनाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी फॉर्म्स ए क्रूशियल पार्ट ऑफ ए जनरल हेल्थ। क्लियर है? देन बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे, लेकिन कुछ और भी बाद में प्रोग्राम्स को हमने, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इनिशिएट किया था। कुछ गवर्नमेंट एजेंसी भी थी, कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी थी, उनको फिर बाद में बोला गया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज। ठीक है, जिन्होंने क्या कवर किया था? वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज को। आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द नेम, जिसका क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH बोला जाता है। इसकी एब्रीविएशन ध्यान रखना आप। व्हाट डज द वर्ड RCH स्टैंड्स फॉर, इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, देन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हम वो बात कर रहे हैं। हेल्थ हो गई,
एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, प्रॉपर एजुकेशन उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड मैरिज की भी जो एज है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो गर्ल्स हैं वहाँ पे 18 ईयर्स की एज को मैरिजेबल एज बोलते हैं और बॉयज़ के केस में 21 ईयर्स की एज को। एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर मैच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि यंग पीपल उनको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, शादी की जो उम्र है वो एक निर्धारित होनी चाहिए, उसके अलावा चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मैच्योर स्टेजेस की जो बर्थ देना है वो मैच्योर स्टेजेस में होना चाहिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट को क्या क्या मेजर्स जो है वो टेकन लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप जो है गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए या अपनाए भी हैं इनमें से मोस्टली, कि बाय मीन्स ऑफ ऑडियो विजुअल्स या टेलीविज़न पे या फिर रेडियो पे या प्रिंटेड मीडिया के थ्रू ये भी कर सकती हैं। उसके अलावा ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही करना है, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को भी करने होते हैं। ठीक है, तो फैमिली मेम्बर्स भी उसमें हेल्प करेंगे, टीचर्स का भी सहयोग चाहिए, देन क्लोज रिलेटिव्स भी चाहिए उसमें, और फ्रेंड्स जो भी हैं उनका भी एक एसोसिएशन चाहिए ताकि जो एसटीडीज़ हैं उनके बारे में भी वो अच्छे से नॉलेज ले पाएँ। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग वन। जो सेक्स एजुकेशन है वो भी स्कूल्स में दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम उस चीज़ में से बचें, उस चीज़ को बताने से बिल्कुल बचना नहीं चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये भी पता होना चाहिए। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, एडोलेसेंस और उससे रिलेटेड जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक एड्स वगैरह, इनके बारे में भी प्रॉपर जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। सो देखते हैं एक बार क्या क्या, ऑडियो विजुअल्स और प्रिंटेड मीडिया, देन फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ये सब। उसके बाद में जो सेक्स एजुकेशन है वो भी स्कूल्स में प्रोवाइड की जानी चाहिए। अदर देन दैट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनके बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपके एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार पूछ ली जाती है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ये क्या होता है, बेसिकली एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है डेवलपिंग एम्ब्रियो की उसके बारे में हम पता लगा लेते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, उसको लोग गलत तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं। कैसे कि वो क्रोमोसोम के पैटर्न को बता देता है कि जो एम्ब्रियो है उसका जो क्रोमोसोम पैटर्न है वो XX है या फिर XY है, जिससे पता लग जाता है कि जो गर्भ में है वो क्या है, वो एक फीमेल है या फिर एक मेल है। सो इस तरीके से अगर फीमेल बेबी का पता लगता है तो कई कई केस में क्या होता है कि वो फिटिसाइड हो जाता है, फिटिसाइड वो करवा लेते हैं। ठीक है, सो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है जिससे कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ का भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्स है वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है कि अगर ये टेस्ट होता है तो क्या होगा, उससे चांसेस हैं फीमेल फिटिसाइड के। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। और आप जानते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये एक बहुत सीरियस इश्यू है आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने। ठीक है, सो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हम बता सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन हो रही है। एक तो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है जिससे कि चांसेस ऑफ मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है जो डेथ रेट होती है वो कम हुई है, और जो नेटिलिटी रेट है
मतलब बर्थ रेट वो बहुत ज़्यादा हुई है। सो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशंस। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि लो मोर्टेलिटी रेट, हाई नेटिलिटी रेट या फिर बर्थ रेट। देन कुछ डाटा जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी इन 1900 इसमें कितनी थी, इट वाज अराउंड 2 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि 6 बिलियन तक पहुंच गई इन 2000। ठीक है, एक हाई जंप हुआ है 1900 से 2000 के बीच में। देन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, सो इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो लगभग 350 मिलियन के करीब थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। रिच्ड क्लोज टू 1 बिलियन मार्क, जो कि 1 बिलियन तक पहुंच गई। कब तक? अबाउट 2000। ठीक है, एंड क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000। मई 2000 में इसने 1 बिलियन मार्क को भी क्रॉस कर दिया था। ये डाटा है, आपको ध्यान में रखने हैं, एनसीईआरटी के जो डाटा हैं उसके हिसाब से बता रखा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 6th पर्सन वर्ल्ड की बात करें वो एक इंडियन है। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही एक सीरियस इश्यू है। अब हम बात करते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर मैरिज की बात करें, सो वो इंक्रीज़ करनी चाहिए फीमेल्स के केस में 18 ईयर्स और मेल्स के केस में 21 ईयर्स। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि फीमेल्स के केस में जो शादी की उम्र है वो 18 साल है, लेकिन मेल के केस में 21 साल है। तो हम ये बोलेंगे कि गर्ल्स अटेन मैच्योरिटी बोथ फिजिकली एंड मेंटली एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ के कंपेरिजन में वो मैच्योरिटी जो है वो अर्ली अटेन कर लेती हैं। और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज होती है गर्ल्स के केस में, या पुबर्टी जो है वो भी अर्ली होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। उसके अलावा कुछ ऐसे इंसेंटिव्स भी होने चाहिए, कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए। जो छोटी फैमिली वाले हैं उनको मोटिवेट करने के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स की स्टार्टिंग करनी चाहिए। देन स्मॉलर फैमिलीज़ को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। आगे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे। सो देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा है टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़ बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, देन रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज of the female to 18 years and that of male is 21 years। उसके बाद incentives given to couples with smaller families। जो couples जिनके अंदर smaller families हैं, जिनके घरों में, उनको incentives देने चाहिए, उनको कुछ मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने में कुछ हेल्प कर सकें। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्शन को हम ये बोलेंगे कि इट इज़ ए मेथड इन विच द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ पॉसिबल बट द प्रेगनेंसी इज़ नॉट। यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स तो पॉसिबल है लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो रही है। ठीक है, देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर आइडियल। वो आइडियल कब होंगे? जब वो फॉलोइंग कंडीशंस जो है ये फुलफ़िल करेंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, वो इफ़ेक्टिव भी होने चाहिए विद लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। ये सब कंडीशंस वो फुलफ़िल करने चाहिए, तभी हम ये बोलेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव आर आइडियल। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरल मेथड्स की। वो नेचुरल मेथड क्या करते हैं? दे बेसिकली इन्वॉल्व चांसेस ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। ठीक है, नेचुरली स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है। ठीक है, किस किस तरीके से? पहला मेथड आता है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। उस टाइम पे जो कपल्स हैं दे अवॉइड या एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? जो कपल हैं दे अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल पीरियड होता है
ओवुलेशन उसी पीरियड में होता है। आप जानते हैं कि 14th डे पे ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन कौन सा होता है? LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पेरियोडिक एब्सटिनेंस क्लियर हुआ आपको कि जो कपल्स हैं दे विल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। देन विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, इसका मतलब क्या होता है कि मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करता है, इजैकुलेशन से पहले ही वो पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, उसको बोलते हैं विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। देन लैक्टेशनल अमीनोरिया, ये क्या होता है? हम ये बोलेंगे कि बर्थ के बाद में अप टू 6th मंथ, बर्थ से लेकर के अगले 6 महीने तक ये बोल सकते हैं कि ओवुलेशन वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अप टू 6th मंथ ऑफ बर्थ वो नहीं होती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन, जब मिल्क सकाउट किया जाता है, लैक्टेशन आप जानते हैं ना। सो फॉलोइंग पार्चुरेशन, बर्थ के बाद में अप टू 6th मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होती है, ओवुलेशन वहाँ पे नहीं होता। सो ये भी एक तरीके का नेचुरल मेथड है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिया। अब हम बात करते हैं कुछ बैरियर मेथड्स के बारे में। बैरियर मेथड क्या होते हैं? ये बेसिकली मैकेनिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं और केमिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। ये क्या करेंगे कि बैरियर की हेल्प से स्पर्म और ओवा की मीटिंग को ये प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो बैरियर्स हैं वो होते हैं आपके कॉन्डम्स। ये बोथ मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी होते हैं। सो ये बोल सकते हैं हम कि दीज आर द मैकेनिकल बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स शीथ, थिन रबर या फिर लेटेक्स की शीथ से मिलके बनते हैं। तो इनका एक फ़ायदा ये है। दूसरा क्या हम बोलेंगे कि दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडीज़। एसटीडीज़ क्या होती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एब्रीविएशंस कई बार आपसे एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो पहला कौन सा मेथड हुआ आपके? कंडम्स। देन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट, ये भी रबर से ही मिलके बनते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके के मैकेनिकल बैरियर्स ही होते हैं। दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो इंसर्ट किए जाएंगे। विच कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटक्स, कोइटस के टाइम पे या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हम बोलें उसके टाइम पे ये सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर सर्विक्स को कवर कर लिया तो फिर स्पर्म्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे और अगर स्पर्म्स नहीं पहुँचे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स, कुछ स्पर्मिसिडल क्रीम्स भी होती हैं, जेलीज और फॉर्म्स भी होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। सो ये हुए बैरियर मेथड, इससे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल मेथड्स। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।